हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमेड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के लास्ट टॉपिक विच इज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि जो बिज़नेस है ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे हमने बहुत सारे फीचर्स को पहले ही पढ़ लिया है, इससे हम समझ चुके हैं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना इतना ज़्यादा ईजी टास्क नहीं है जितना हम समझते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ विच नीड टू बी फुलफिल। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क होती हैं, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वन बाय वन। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स which are required need to considered is selection type of business। तो कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले आप इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाए, आपके मन में क्लैरिटी हो कि आपको जो बिज़नेस स्टार्ट करना है वो किस तरीके का होगा, कौन सा बिज़नेस होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, द फर्स्ट थिंग नीड टू बी डिसाइडेड बाई एन एंटरप्रेन्योर इज नेचर। नेचर क्या होना चाहिए और टाइप ऑफ बिज़नेस क्या होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री में आना चाहिए या कॉमर्स में आना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहा जा रहा है, ही विल ऑल्सो ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट। तो इस लाइन से ये कहा जाता है कि आप हमेशा उसी बिज़नेस को कैरी आउट करना चाहेंगे जहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, जैसे पॉसिबिलिटी हो कि आप इन फ्यूचर मोर प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। इन दैट form of business you want to invest your precious money. Next, द डिसीज़न विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे डिसीज़न किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा, उस जगह पे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे मार्केट कैसा है, वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज और इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर की कैसी है। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं, उस फील्ड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं, या फिर उसका इंटरेस्ट है कि नहीं जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है। मान लीजिए अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही जाना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा उसमें एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे, और जब एफ़र्ट्स नहीं पुट करेंगे तो इसकी वजह से आपको फिर बिज़नेस ज़्यादा रन नहीं करेगा। सो पहला है आपको टाइप ऑफ बिज़नेस कि आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, सर्विसेज देनी है। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी कि आपको बिज़नेस प्रोफेशन क्या करना है, तो बिज़नेस में भी कौन सा बिज़नेस करना है, किस चीज़ का बिज़नेस करना है, इस चीज़ को डिसाइड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, साइज़ ऑफ बिज़नेस। अब आपने सोच तो लिया कि हाँ ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर शॉप को ओपन करना है या फिर मुझे पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे जमशेदजी टाटा ने अगर आयरन एंड स्टील को ओपन किया, इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया, तो कुछ माइंड में सोच के ओपन किया होगा, उसको ग्रोथ को लेके सोचा होगा, या फिर उसका साइज़ को लेके कि किस लेवल पे उन्हें उस इंडस्ट्रीज़ को रन करना है। तो इसी तरीके से आपका जो बिज़नेस है उसका साइज़ क्या होगा, वो लार्ज स्केल होगा, स्मॉल स्केल होगा या मीडियम स्केल होगा। इसके अलावा स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन लार्ज स्केल पे करना है या फिर स्मॉल स्केल पे करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ बिज़नेस मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। जिस तरीके से आपका बिज़नेस का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो यही कहा जा रहा है कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ एमएसएमई सेक्टर, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट क्लियर योर माइंड कि आपको इसी चीज़ को स्टार्ट करना है, कोई दूसरे बिजनेस को शुरू नहीं करना है। वेदर इट विल ऑपरेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी। अब दूसरी चीज़ क्या देखना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही है, गुड्स को बना रही है, या फिर एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करेंगे जो टर्शरी सेक्टर होगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। सो कुछ फैक्टर्स होंगे जो लार्ज साइज़ को फेवर करेंगे, कुछ होंगे जो उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो आपको एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके गुड्स की डिमांड
कंटिन्यू बढ़ेगी और वो उस गुड्स के लिए कैपिटल भी एक टाइम पे अरेंज कर लेगा। तभी उसे क्या करना पड़ेगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए कि वो ऑपरेशन लार्ज स्केल पे लेके जा सकता है। तो साइज़ ऑफ बिज़नेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन भी डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का शुरू में साइज़ क्या होगा और ऑपरेशन का स्केल क्या होगा। ऑपरेशन स्केल मतलब कि कितने लार्ज, कितने स्केल पे, कितने मात्रा में आप गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली में आपका बिज़नेस स्टार्ट कहाँ पे होगा, आप लोकेट कहाँ पे करेंगे। कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वेयर एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, ठीक है, कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक बिज़नेस को लोकेट करना है। जैसे कि आपको प्रोडक्शन के पास रखना है, मार्केट के पास रखना है, कहाँ पे, तो आपको इसके लिए कॉस्ट एनालाइज करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल के पास आपको इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है या कस्टमर के नियर बाई या मार्केट प्लेसेस में सेटअप करना है। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस में पहले आप अच्छे से डिसाइड कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको कॉस्ट कम आती है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी आप उसके आसपास नियर बाय में अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि inconvenience in getting the right kind of production input or serving the customer in the best possible way, availability of raw material, labor, power and supply services like banking, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप किसी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के बारे में सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो रॉ मटेरियल है एक पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है, आपके मार्केट किसी दूसरी जगह पे है, लेकिन रॉ मटेरियल को मार्केट तक ले जाने, अगर आप इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सेटअप करते हैं तो आपका रॉ मटेरियल को यहाँ तक लाने में क्या हो रहा है, मार्केट प्लेस तक कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। वहीं अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल वाले प्लेस पे सेटअप करेंगे तो यहाँ से मार्केट तक फिनिश गुड लाने में क्या पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। इन दैट केस आप क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल वाले एरिया में सेटअप करेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है रॉ मटेरियल के पास कॉस्ट तो आ रही हो लेकिन बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं आपको, तो आप देखेंगे कि किस जगह पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन कितना बेटर है, कम्युनिकेशन कितना बेटर है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं। ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एंड प्रोपोजिशन। अब आपने डिसाइड कर लिया आपको बिज़नेस कौन सा करना है, किस साइज़ पे करना है और कहाँ लोकेट करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान देने के बाद अब आप क्या करेंगे, मनी, बिना पैसे के कोई भी बिज़नेस शुरू नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, फाइनेंस की अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे, पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। Finance is concerned with providing the necessary capital for starting as well as continuing proposed business, ठीक है। तो या आपको बिज़नेस स्टार्ट भी करना है और कंटिन्यू भी करना है, तो इन दोनों के लिए आपको क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ से आएगा, किस रेंज में आएगा, कितना हम अपनी खुद की सेविंग लगाएंगे, कितने पैसे को हमें बैंक से लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस को हमें पूरा का पूरा एक माइंड मैप बना के चलना है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ के लिए होती है, कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट होती है और एक वर्किंग रिक्वायरमेंट होती है। तो फिक्स रिक्वायरमेंट जो कैपिटल की होती है वो जैसे फिक्स असेट्स परचेज़ करने हैं, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए आपको जो गुड्स जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं या कैपिटल रिक्वायर्ड कहते हैं। इसी तरीके से कुछ करेंट असेट्स होती हैं या फिर हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डेली के खर्चे, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, बुक्स परचेज़ करनी है, उधार देने के लिए, स्टॉक फिनिश करने के लिए। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस बना के रखना पड़ता है या फिर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे हम करेंट असेट्स कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और current assets are those assets which can be converted into cash within a short or span of time। तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड जो होती है हमें डे टू, कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कैपिटल हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी ज़रूरी होती है। तो इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा कहाँ से लेना है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, एक पूरा एस्टीमेट आप अपना जनरेट करेंगे। अब फिज़िकल फैसिलिटीज़, तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ में आपका है
हाँ, फिजिकल फैसिलिटीज़, अब जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इक्विपमेंट, जो मशीन्स, जो बिल्डिंग, जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो सब अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो सब अवेलेबल नहीं होगी देन इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट इज़ वाई द वेरियल फैक्टर्स विल डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ पे कहा जा रहा है द डिसीजन रिलेटेड टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन। तो फिजिकल फैसिलिटी के जो डिसीजन है ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल पे काम कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, फंड कितना है और प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। इन सभी बातों को देखते हुए फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ की जो नीड है उसको पूरा किया जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारी मशीन्स की ज़रूरत होगी, कम स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके का गुड है उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, पेरिशेबल गुड्स है या नॉन पेरिशेबल गुड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी फिज़िकल फैक्टर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा और ये ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज़, फंड और अदर थिंग्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पता चला हमारे जो एक्सपेंसेस है ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी नीड भी अच्छी खासी है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। सिर्फ सोच लेने से या फिर ये कह देना कि हाँ हम कंपनी स्टार्ट करेंगे या फिर एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, बट विदाउट वर्क फोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर सिर्फ आइडिया जनरेट करता है, वो प्लानिंग कर सकता है, बट एक्चुअली में जो काम करेगा वो वर्क फोर्स होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कम्पिटेंट, एक एक्टिव वर्क फोर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एक डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न उसे एक स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स और मैनेजेरियल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्किल्ड, अनस्किल्ड और मैनेजेरियल स्टाफ क्या है? इस अनस्किल्ड मतलब जैसे पर्टिकुलर, जैसे इंजीनियर्स, ये सब स्किल्ड वर्कर्स हो गए। अनस्किल्ड में जैसे लेबर्स, ये सब क्या हो गए, अनस्किल्ड्स हो गए। इसके अलावा मैनेजेरियल में आपके जो मैनेजमेंट को पूरा का पूरा देखता है, उन मैनेजेरियल स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। और प्लान्स को should be made how the employees will be trained and motivated to give their best। और प्लान्स जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वो प्लानिंग ऐसे करेगा कि कैसे इन एम्प्लॉयज़ को, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को मोटिवेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्स जो है कंट्रीज़ में लॉज जो है आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्सेस भी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस। और टैक्स आपके हर फंक्शन जो मॉडर्न बिजनेस है उसको अफेक्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योर को पहले से ही ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को। बहुत सारे टैक्स लॉज है और उसके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ों को क्लियरली अच्छे से पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अगर आपने सारे डिसीजंस को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू लॉन्च द एंटरप्राइज। तो आफ्टर डिसीजन रिलेटिंग टू द मेंशन फैक्टर्स हैव टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड टू एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ एंटरप्राइज विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज। इसमें क्या आएगा, अलग अलग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज मतलब अलग अलग जगहों पे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को स्टार्ट करना, फुलफ़िल करना और प्रोडक्शन को स्टार्ट करना और सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स चलाना, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के सेल्स को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। सो एक बिज़नेस एंटरप्राइज कैसे हो सकता है, एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। किस लिए, ताकि आप डिटरमाइन कर सकें कि आपके बिज़नेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से पैसे आएंगे, और इसके अलावा उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप बिज़नेस को अच्छे से रन
कर सकते हैं। सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्लास में जो भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।